बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुस्तफ़ा अरमग़ान केस में एक और नई डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट के साथ अब जो सिस्टम के अंदर कोताहियाँ हैं और सिस्टम के अंदर जो भेड़े हैं, उनकी शक्लें जो हैं वो वाज़े होके सामने आना शुरू होगी। आज की इस वीडियो में एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है साजिद हसन के हवाले से, यानी कि साजिद हसन साहब के जो बेटे हैं साहिर हसन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पता लग रहा है कि किस तरह से पूरा सिस्टम जो है अब कुछ लोगों को बचाने के लिए चालू हो जाएगा और किस तरह से साजिद हसन के बेटे की बहुत सी चीज़ों को अब हाइड किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को सामने नहीं लाया जा रहा। आज क्या हुआ इस बारे में, उसके अलावा दूसरी चीज़ अरमग़ान के जो अमीर बनने की कहानी है और जो शॉर्टकट्स उसने अपनाए थे, उस बारे में आपको बताऊँगी। 10 करोड़ से ज़्यादा महाना कमाने वाला अरमग़ान जो है, ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करता था। इसके अपने पास काम करने वाले कुछ लड़के जो हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, एफआईए ने भी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और ख़ास तौर पे एक मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि रहीम नामी एक मुलाज़िम था अरमग़ान का, जिसके अकाउंट से इसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे एक पुलिस वाले को। इस पुलिस वाले से अरमग़ान बहुत से काम निकलवाता था। ये पुलिस वाला जो है, ये अभी इस वक़्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस पुलिस वाले को इसने बहुत से लोगों के ऊपर उसके ज़रिए से केसेस बनवाए, बहुत से लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, बहुत से लोगों को मारे-पिटवाई, कुटाइयाँ करवाई। ना सिर्फ़ ये, बल्कि वो लड़की जिसको कि इसने शदीद मारा था, वो हॉस्पिटल गई थी और वो बयान देना चाहती थी अरमग़ान के बारे में, लेकिन उस लड़की को बजाए ये कि वो बयान दे, इस शख्स ने, अरमग़ान ने उस पुलिस वाले से कहा कि तुम इसको गिरफ्तार करके सुराखों के पीछे कर दो। लेकिन चूँकि उस वक़्त इस लड़की की हालत बहुत ही तशवीशनाक थी, इसलिए उसने इस मामले में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसी पुलिस वाले को अपने मुलाज़िम रहीम के अकाउंट के ज़रिए अरमग़ान जो है, ये पैसे भेजता रहा। अब बात सामने ये आ रही है कि 2 मुलाज़मीन जो कि इसके पुराने थे, इसके घर पर काम करते थे, उन्हीं के नाम पर इसने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए थे और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांज़ैक्शंस जो है, रक़्म जो है वो इनके अकाउंट से आगे-पीछे जो है वो भेजा करता था। इनके बैंक अकाउंट्स को वो अपने पर्सनल कामों के लिए और गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता था। जालसाज़ी से ये तकरीबन हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स, कह लीजिए 10 से 12 करोड़ रुपए जो है वो महाना कमा रहा था और इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं ज़रा आपको बताऊँ कि वो कुछ इस तरह से था कि इसने अपने जो कॉल सेंटर था उस पर इसने कोई 20 से 25 लोग रखे हुए थे, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये शख्स जो है, ये एग्ज़ैक्ट और बहुत सी कुछ कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज़ यही प्रोवाइड करती हैं, कॉल सेंटर्स का काम है। इनके साथ ये काम करता रहा, वहाँ पे इसने बहुत सी महारत हासिल की और फिर उस महारत को उसने अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया और इस काम को इसके बाप ने पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया। अमेरिका में जो कंपनी इस वक़्त है, उसका बताया जा रहा है कि वो पहले इसके बाप के नाम पे थी और ये कंपनी जो है, उसने फिर अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र की। ये मालूमात तो मैंने आपको पहले भी दी थी, लेकिन अब एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, वो अब इस वक़्त बता रहा है। सरकार की मुद्दइयत में वहाँ पे मुकदमा भी बाकायदा दर्ज किया गया है, एक एफआईआर जो है वो सामने आई है और उसपे बताया जा रहा है कि किस तरह से एक कंपनी जो है, ये अमेरिका में काम कर रही थी। किस तरह से कॉल सेंटर से अमेरिकी शहरियों से ये बेसिकली क्या करते थे कि ये जितने भी इनके एम्प्लॉइज़ थे, ये अमेरिकी शहरियों से फ़ोन करके उनसे मालूमात हासिल करते थे। उनके हसास डाटा तक पहुँचते थे और फिर उनके पैसे जो है वो गायब कर लिए जाते थे, उनके पैसे जो है वो जालसाज़ी से निकाल लिए जाते थे। यहाँ तक के लोगों के जो पेंशन्स हैं, लोगों की जो सेविंग्स हैं पूरी-पूरी ज़िंदगी की, वो तक निकाल ली जाती थी। इनमें जो ये लोग 20 से 25 अगर काम कर रहे थे, तो इनमें से हर शख्स के ज़िम्मे था कि कम से कम उसने 5 अफ़राद के साथ जालसाज़ी करनी है, कम से कम 5 के साथ। ये डेली का टास्क था। वो जब ये टास्क कर लेते थे, तब उनको छुट्टी मिलती थी। इस तरह से ये काम किया जाता था और इसकी मद में जो इनको रक़्म मिलती थी, अब उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर तो वो उसको पाकिस्तान लाएँगे, पता लग जाएगा, टैक्सेस होंगे। तो फिर ये काम ये करते थे कि इस तमाम रक़्म को ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता था और ये क्रिप्टो करेंसी जो है, इसका काम जो है किस तरह से चल रहा था, इसके वालिद के साथ मिलकर इसने अमेरिका में एक हवाला हुंडी के लिए एक कंपनी बनाई। ये कंपनी बाद में इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई और उसके बाद यहाँ से ये तमाम काम जो है ये हुआ करते थे। करोड़ों मालियत की जो है 3 गाड़ियाँ इसके घर से उठाई गई हैं और ये भी इन्हीं पैसों से, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई हैं। ना सिर्फ़ ये, बल्कि कोई तकरीबन इससे पहले 5 जो गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई
थी वो भी बताया जा रहा है कि इन्हीं पैसों से हुई थी, और उनकी ट्रांजैक्शंस को भी अब सारा सामने लाया गया है। एक शख्स है जिससे कि ये गाड़ियाँ खरीदी और बेची जाती थी। इन्हीं में से एक लड़का था जिसको इसने ये गाड़ी बेची थी। तो उसके बाद वो जब पैसे पूरे नहीं दिए थे तो इसने उसको मारा-पीटा भी था। ना सिर्फ ये बल्कि उसको थाने में बंद करवा दिया था, और सुनने में आ रहा है थाने में बंद भी उसने उसी पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों करवाया था जिसको कि ये पैसे अपने मुलाजिम के बैंक अकाउंट से भेजा करता था। तो जनाब ये तमाम तर मामलात मैंने आपको बता दिए। अब मैं ज़रा आपको बताऊँ कि ये जो कामरान कुरैशी है जिसको कि इस वक़्त गिरफ़्तार कर लिया गया है, इसकी कुछ और कहानियाँ मेरे सामने आ रही हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो इनके कुछ करीबी ज़राए से मुझे मालूम होती हैं, कुछ मुझे अमगान के दोस्तों से भी मालूम हो रही हैं, कुछ मुझे साजिद हसन के दोस्तों से भी मालूम हो रही हैं। आपको याद होगा कि साजिद हसन के घर में वो किस तरह से वीड उगाता था साहिर हसन। इस बारे में मैंने आपको बहुत पहले, बहुत ही आगाज़ में बता दिया था। वो भी मुझे साहिर हसन के दोस्त ने ही बताया था कि किस तरह से जब ये ओ लेवल्स में पढ़ा था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके ये बाकायदा तस्वीरें लगाया करता था अपने घर में उगाने वाली उस तमाम प्लांट्स की जो कि बाहर से मंगाए गए थे और उनको घर में उगाया जाता था। तो ये सब कुछ जो है बड़ी हैरान होती हूँ कि साजिद हसन साहब की आँखों के नीचे हो रहा था। वो तो बड़े धड़ल्ले से अपने बेटे को डिफेंड भी करते नज़र आते हैं और कहते हैं कि जी ये चीज़ जो है ये तो बाहर लीगल है, लेकिन लीगल भी वो बड़े गलत तरीके से बताते हैं। अगर मेडिसिनल उसकी कोई इम्पोर्टेंस है तो उसमें भी बहुत ही एहतियात के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल होती है। और फिर वही बात कि हराम की बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हलाल है, जो चीज़ें यहाँ पर नहीं है वो आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आगे भी बेच रहे हैं, लोगों को भी इसका शिकार कर रहे हैं। और किस तरह से लड़के लड़कियों को इस गिरोह में शामिल किया जाता था, ये भी साहिर हसन ने बताया था कि हम किस तरह से लड़कों को पहले पार्टीज़ में बुलाते हैं, फिर उनको इसका आदी करते हैं, फिर वो इसके बायर से सेलर भी बन जाते हैं। सेलर क्यों बनते हैं? क्योंकि अ, ये जब खरीद नहीं पाते, बहुत महँगी है ये ड्रग, जब इसको खरीद नहीं पाते, तो फिर वो इसको खरीदने के लिए बेचने का धंधा शुरू करते हैं, ताकि इसको बेचने से उनके पास कुछ पैसे आएँगे और वो खरीदने के काबिल हो जाएँगे। और इस मकरू धंधे का हर कोई फिर हिस्सा बनता चला जाता है, ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ इसका शिकार हो रही हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही थी कमरान कुरैशी के हवाले से कुछ उनके बारे में बातें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से श्रीलंका में बाइपोलर होने की वजह से इनको मनशियात के केस में जब पकड़े गए थे, छोड़ दिया गया था, और उसके बाद ये इनकी वाइफ़ और इनके बच्चे जो इनसे अलग हो गए थे, वो अलग रहना शुरू हो गए थे। ऐसे में इनकी वाइफ़ ने अपनी फ़ैमिली को आगे बढ़ाया, उन्होंने एक और शादी की, और इनके वालिद ने, बच्चों के वालिद ने, कामरान कुरैशी ने बच्चों को अपने माँ के बहुत खिलाफ़ किया उस टाइम पर कि वालदा जो है वो एक और शादी कर रही हैं, तो उस चीज़ में बच्चे जो है माँ से भी मुतनफ़िर होना शुरू हो गए, ख़ास तौर पे अमगान की मैं बात कर रही हूँ। अमगान अपनी वालदा से बहुत मुतनफ़िर हुआ, घर छोड़ गया। वहाँ कामरान कुरैशी ने अमेरिका जाने के बाद, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में था, यहाँ पे भी उसकी कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ थी जिसकी बिना पर उसको यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद ये मुल्क ही छोड़ के चला गया। जब ये अमेरिका चला गया, तो वहाँ पर अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए इसने एक अमरीकी जो नेशनल थी उससे इसने शादी की। शादी करने का मकसद उसका था वहाँ पे नेशनैलिटी हासिल करना, और फिर उसके साथ भी वही सलूक हुआ जो पहली बेगम के साथ हुआ, बल्कि शायद उससे भी बुरा हुआ होगा। वहाँ से जैसे ही अपना मतलब पूरा हुआ, अ, अब वो खातून जो है, उन्होंने किसी से बात की है, और किसी से बात करके, यानी कि वो वाइफ़ जिनको कि ये अब छोड़ चुके हैं, सेकंड वाइफ़, वो अब इनकी वाइफ़ नहीं है जो मुझे सुनने में आया। और वो कहती हैं कि ये जो कुछ भी अब कामरान कुरैशी के साथ हो रहा है, ये कारमा है। ये वो है जो इसके आगे आना था, जिसे हम आम अल्फ़ाज़ में मुकाफ़ात अमल कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। वो कहती है कि इसने जिस तरह से यहाँ पर आकर सारे काम किए, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद की और जो भी और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, और जितनी तकलीफ़ें, अज़ियतें दी, तो ये सब कुछ जो है अब उसके सामने निकल कर आ रहा है। तो जनाब ये तो कामरान कुरैशी साहब की सेकंड वाइफ़ के कुछ जज़्बात हैं, एहसासात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अब ज़रा आ जाते हैं साहिर हसन की तरफ। जनाब साहिर हसन को बचाने के लिए अब पूरा एक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है। अब हुआ क्या है ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से जनाब के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी हैं। उन्होंने साजिद हसन के जो बेटे हैं साहिर हसन, उनके खिलाफ मुनशियात की स्मगलिंग पर और सप्लाई का ये जो मुकदमा था, उनके सामने एक अबूरी चालान जो है वो पेश किया गया पुलिस की जानिब से। अब यहाँ पर आप ज़रा पुलिस की हरकतें देखिएगा। देखिए चालान जब भी अदालत में पेश किया जाता है वो बेसिकली एक केस को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। बताता है कि केस के क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, क्या इसके अंदर बातें हैं, क्या इसके अंदर नहीं है, सब कुछ वो बताता है। अगर आपका चालान जो है ना, उसके अंदर चीज़ें ठीक से मेंशन ना हो कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है, ये गलती की है,
अगर आप इसमें से 2, 4, 6 चीज़ें निकाल दें ना, तो आप केस को खुद ब खुद ही बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं और फिर जिस तरह का हमारा सिस्टम है, इससे मुजरिम को बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे यही किया गया। अब ये जो चालान पेश किया गया ना, आप बड़े हैरान होंगे कि इसके अंदर काम क्या किया गया। यहाँ पे देखिए प्रोसिक्यूटर ने कुछ एतराज़ात लगाए थे, उन एतराज़ात को तो बिल्कुल ही एड्रेस नहीं किया गया। ये अबूरी चालान है, यानी कि ऐसा चालान जिसके बाद फाइनल चालान आना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें जो मुनशियात की रक़्म वसूल की गई थी, अब ज़रा सुनिएगा, साजिद हसन साहब के मैनेजर जो हैं, वो उनके अकाउंट में ये रक़्म आया करती थी। अब इसमें उसका कोई ज़िक्र नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ा एक रेफ़रेंस है, जिसको इसमें ऐड इन होना चाहिए था। साजिद हसन के जो मैनेजर है, उसका ज़िक्र नहीं है। अबूरी चालान में साहिर हसन के बैंक अकाउंट्स और शरीक मुल्ज़िमान का भी ज़िक्र नहीं है। अब शरीक मुल्ज़िमान में बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं, हमारे पर जलते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें पैसे आया करते थे, जिनसे पैसे जाया करते थे, उनका ज़िक्र नहीं है। प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। अबूरी चालान में कहीं नहीं लिखा कि साहिर हसन मुनशियात किससे लेता था। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किन लोगों को बचाया जा रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। फिर साहिर हसन ने मुनशियात किस-किस को सप्लाई की, इसका भी ज़िक्र नहीं है। अगेन ज़रा गौर कीजिएगा, किस-किस को बचाया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने एक मुल्ज़िम याहिया का नाम कॉलम नंबर 2 में रखा कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ये भी आप ज़रा नोट कीजिएगा। याहिया का नाम साहिर हसन शुरू से ले रहा है। उसने बताया कि किस तरह से 2 भाई जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर से फिर कराची पहुँचाए जाते हैं, ये सारा माल। ये 2 भाई जो है इस्लामाबाद और लाहौर में एक्टिव हैं। नाम ही नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का नाम ही नहीं है। कौन लेता है उसका नाम नहीं है, कौन देता है उसका नाम नहीं है, कौन से बैंक अकाउंट्स हैं उसका नाम नहीं है। ये जब आप सब कुछ कर देंगे तो मैं आपको एक हिंट बताती हूँ कि जब ये सब कुछ नहीं होगा, तो फिर साहिर हसन भी नहीं होगा। यानी कि साहिर हसन को फिर पैसे ना आते हैं, ना जाते हैं, खुद ब खुद उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, उन्होंने इस बुरी चालान को वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन तमाम एतराज़ात को ख़त्म किया जाए और बाज़िल आशिक नामी ये जो मुल्ज़िम है, उसको मफ़रूर दिखाया गया है। अबूरी चालान में साहिर हसन की चर्स और वीडियो पीने, खरीदने और पौधा काश्त करने का ज़िक्र ज़रूर है, ठीक है? अदालत ने मार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के चालान पर जो एतराज़ात है, उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया है? उन्हें एड्रेस किया जाए। ये है हमारा सिस्टम। अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।